हरिपुर गांव में जागो सिंह एक गरीब किसान था। जागो के परिवार में एक बेटा रवि और बेटी पूनम थी। पत्नी सुधा का देहांत 1 वर्ष पहले ही लंबी बीमारी के कारण हो चुका था। सुधा के इलाज में हरि सिंह पर लाखों का कर्ज हो चुका था। एक दिन, भाई जागो, मुझसे कर्ज लिए हुए तुम्हें 1 साल हो गया है। न तुम कर्ज लौटा रहे हो और न ही सूद जमा किए हो। मालिक, अब की बार फसल अच्छे होने के आसार हैं। इसको बेचकर सूद दे दूंगा। देखो भाई जागो, यह फसल बेचकर सिर्फ सूद ही लौटा पाओगे। मूल तो वही का वही रहेगा ना, और फिर सूद भी बढ़ जाएगा। इसीलिए मेरी सलाह मानो, अपनी जमीन बेचकर सारे कर्ज चुका दो। मालिक, ये जमीन ही मेरा माई बाप है। ये हमारी पुरखों की निशानी है। हम इसे बेच नहीं सकते। कुछ और मोहलत दे दो। ठीक है भाई, 6 महीने का समय दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद हमसे उम्मीद नहीं रखना। तुम्हें सारी जमीन मेरे नाम करनी होगी। दुर्गा लाल के जाने के बाद, क्या बात है पिताजी? ये कौन थे जो आपसे ऐसे बात कर रहे थे? अरे बेटा, तुम तो जानते हो कि तेरी माँ सुधा के इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। इसके लिए दुर्गा लाल से कर्ज लेना पड़ा था। वही अपना पैसा वापस मांगने आए थे। लेकिन पिताजी, वो तो हमारी जमीन बेचने की बात कर रहे थे। हाँ बेटा, वो समय देकर गए हैं कि अगर 6 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो जमीन बेचकर वापस करना होगा। पिताजी, आज क्या बनेगा खाने में? घर में तो कुछ नहीं है। अब बेटी, गुप्ता अंकल के यहाँ से कुछ राशन ले आओ। बोल देना हिसाब में लिख लेंगे। गुप्ता अंकल के यहाँ गई थी। उन्होंने बोला कि पहले पिछला हिसाब चुकाओ, तब आगे का राशन मिलेगा। ठीक है बेटी, तुम लोग घर चलो, मैं आता हूँ। जागो अपने हीरा मोती बैलों के जोड़ों में से हीरा को ले जाकर बाजार में बेच आता है। उससे मिले पैसे से महीने भर का राशन ले आता है। लो बेटी, राशन आ गया है। पूरे महीने का राशन एक साथ ले आया हूँ। और हाँ, गुप्ता अंकल का हिसाब भी करके आ रहा हूँ। लेकिन पिताजी, आपके पास तो पैसे नहीं थे, फिर ये पैसे कहाँ से आ गए? वो बेटा, खाना तो जीने के लिए जरूरी है ना, इसीलिए मैंने हीरा को बेच दिया है। लेकिन पिताजी, एक बैल से खेती कैसे होगी? बेटा, जब पेट की बुझानी हो भूख, उसके आगे फीके पड़ जाते हैं सारे सुख। पहले जिंदा रहना जरूरी है, फिर देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। हीरा बैल के चले जाने से मोती बैल भी खाना पीना छोड़ देता है। खेत में जागो मोती के साथ मिलकर पालों को कंधों पर रखकर जुताई करता है और हल रवि पकड़ता है। रवि थोड़ी देर बाद देखता है कि पिताजी के कंधे छिल गए हैं और उनके कंधे से खून टपक रहा है। पिताजी, आपके कंधे से तो खून निकल रहा है। निकलने दे बेटा, अभी आधे से ज्यादा खेत की जुताई बाकी है। नहीं पिताजी, मैं आपको ऐसे करने नहीं दूंगा। आप हल पकड़िए, मैं पालों को कंधे पर रखकर मोती के साथ मिलकर जुताई करता हूँ। नहीं बेटा, तुम्हारे नाजुक कंधे छिल जाएंगे। किसी तरह दोनों बाप बेटे और मोती मिलकर आज का दिन निकाल लेते हैं। लेकिन रवि और जागो दोनों लहूलुहान होकर थके हारे घर लौटते हैं। मोती भी खाना पीना छोड़ चुका था। इसी बीच रात में मोती दम तोड़ देता है और सुबह, पिताजी, पिताजी भैया, जल्दी आइए, देखो मोती को क्या हो गया है। अरे, मोती को क्या हो गया? पिताजी, मोती नहीं रहा। मुझे कल ही लग रहा था कि हीरा के बिना ये जिंदा नहीं रह पाएगा। पता नहीं हीरा का क्या हाल होगा। मजबूरी सब कुछ कराती है। उस दिन जागो के यहाँ कोई खाना नहीं खाता। पूनम पिताजी और भाई रवि के छिले हुए कंधों पर मरहम लगाते हुए रोती है। रात भर पूनम को नींद नहीं आती। सोनपुर मेले से जागो से जिद करके पूनम ने एक खिलौना ट्रैक्टर खरीदवाया था। वो सोचती है कि काश ये ट्रैक्टर प्लास्टिक की जगह सोने का होता, या ये खिलौने की जगह सचमुच का ट्रैक्टर होता, तो हमें ऐसी दरिद्रता के दिन नहीं देखने पड़ते। तभी अचानक उस ट्रैक्टर खिलौने में हरकत होती है और खिलौना ट्रैक्टर उनके घर से बाहर निकल जाता है। भैया, पिताजी, उठिए उठिए। अरे क्या हुआ बेटी? पिताजी, वो मेरा खिलौना ट्रैक्टर बाहर चला गया। कोई बात नहीं बेटी, मैं वापस ला देता हूँ। खिलौना है, लुढ़क गया होगा। पूनम, घर में ऐसी घटना हो गई है,
और तुम आधी रात को खिलौने से खेल रही हो। लेकिन भैया, मैं तो सोच रही थी कि काश ये ट्रैक्टर प्लास्टिक की जगह सोने का होता, या ये खिलौने की जगह सचमुच का ट्रैक्टर होता। तभी एकाएक खिलौना बाहर चला गया। सभी दौड़कर बाहर निकलते हैं। भैया देखो, हमारा ट्रैक्टर बड़ा हो रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, ये तो सचमुच का ट्रैक्टर बन गया। अरे ये ट्रैक्टर तो सोने में बदल रहा है, अद्भुत है ये। पूरा ट्रैक्टर सोने का बन गया पिताजी। पिताजी, हम अमीर हो गए हैं। हाँ बेटा, लेकिन इसे रखने के लिए हमारे पास घर नहीं है, इसे रखेंगे कहाँ? जागो के इतना बोलते ही उनकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन जाता है। बगल में एक गैराज भी गाड़ी रखने के लिए बन जाता है। जागो पूनम और रवि के साथ खुशी खुशी अपने नए घर में आ जाते हैं। भैया, हमारे घर में तो सभी चीज नई हो गई है। देखो, सोने के लिए चौकी की जगह गद्दे वाली दीवान, कितना मस्त है। हाँ बहना, ये जादुई सोने के ट्रैक्टर ने हमारा जीवन बदल दिया। चलो बेटा, अब सो जाओ, कल सुबह ही बाकी खेत की जुताई के लिए जाना होगा। दोपहर के बाद धूप कड़ी हो जाती है। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक आप लोगों के कंधे का घाव ठीक नहीं हो जाता, तब तक कोई काम नहीं करेंगे। सुबह सुबह जागो घर से निकलकर खेत पहुंचता है तो देखता है उसका पूरा खेत जुत चुका होता है। वो घर पहुंचता है तो देखता है कि ट्रैक्टर के पहिए का निशान उसके गैराज तक आ गया है। वो सब समझ जाता है। पिताजी, आप फिर सुबह सुबह खेत पर चले गए। मैंने कहा था ना कि जब तक घाव ठीक नहीं होता आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो बेटी, खेत का काम अधूरा था, सो मेरा मन नहीं मान रहा था। लेकिन अब यकीन हो गया कि जब तक जादुई ट्रैक्टर हमारे पास है, हमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। रातों रात अचानक झोपड़ी की जगह पक्के मकान देखकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। जल्द ही जादुई सोने के ट्रैक्टर की बात सामने आ जाती है। देखो जागो, इस ट्रैक्टर को अच्छे से रखना, बुरे लोगों की कमी नहीं है यहाँ। जी मुखिया जी, आपकी बातों का ख्याल रखूंगा। वैसे जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही है। ठीक है जागो, चलता हूँ। जागो भाई, मेरा खेत ऐसे ही पड़ती पड़ा है। अगर तुम चाहोगे तो उसमें फसल लहलहा सकती है। अपने जादुई सोने के ट्रैक्टर से मेरी मदद करवा दो। ठीक है हरखू, हो जाएगा। इसी तरह जागो सबकी मदद करता है। फसल भी अच्छी होती है, जिसे बेचकर दुर्गा लाल का कर्ज चुका देता है। लेकिन एक दिन बगल के गांव का शातिर चोर लफंटू जादुई सोने का ट्रैक्टर अपने दोस्त डागा की मदद से चुरा लेता है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैक्टर को लेकर गांव की सीमा पर पहुंचता है, लफंटू भाई, तेरा पैर तो सोने का बन रहा है। अरे ये कैसे? डागा, तुम्हारा पैर भी सोने का हो रहा है। अब मेरा पैर कुछ काम नहीं कर रहा। अब मेरा पैर भी सोने का बन चुका है। लफंटू भाई, किसी तरह ट्रैक्टर से कूद जाओ, नहीं तो पूरा शरीर सोने का बन जाएगा। दोनों किसी तरह ट्रैक्टर से कूदकर अपनी जान बचाते हैं। जादुई ट्रैक्टर अपने आप जागो के घर पर आ जाता है। सुबह मुखिया जी उधर से गुजर रहे होते हैं। उन दोनों की रोने की आवाज सुनकर उनके पास आते हैं। अरे लफंटू और डागा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और ये तुम्हारे पैर को क्या हो गया? अरे मुखिया जी, हमें बचा लो, हम मर जाएंगे। अरे हुआ क्या है और कैसे, ये तो बताओ। मुखिया जी, इस लफंटू के चक्कर में आकर हमने रात में जागो का जादुई सोने का ट्रैक्टर चोरी कर लिया था। यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हाल हो गया, हमें बचा लो। मुखिया जी को सब माजरा समझ में आ जाता है। जागो के घर पर लाता है। मुखिया जी जागो को सारी घटना की जानकारी देते हैं। लफंटू और डागा दोनों जागो का पैर पकड़कर माफी मांगने लगते हैं। जागो जादुई ट्रैक्टर से बोलता है कि ये दोनों अब कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, इन्हें माफ कर दो। एकाएक जादुई सोने के ट्रैक्टर से एक तेज चमक दोनों के पैरों पर पड़ती है और दोनों का पैर ठीक हो जाता है। जागो अपने परिवार और जादुई सोने के ट्रैक्टर के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।